और राज। ओ शीना, मैं आ रहा हूं। तुम कितनी खुश होगी मुझे देखकर। फिटनेस चैंपियन के विनर की ट्रॉफी और बुके लेकर एक्साइटेड सूरज अपनी गर्लफ्रेंड शीना के अपार्टमेंट पहुंचने के लिए बेकरार था। आज उसका 21वां जन्मदिन था और ये जीत भी। मात्र 21 साल की उम्र में फिटनेस चैंपियन बनना आसान नहीं था, पर उसने ये कर दिखाया था और उसकी सफलता में शीना भी उसकी पार्टनर थी। सूरज की ट्रेनिंग, डाइट, टाइम टेबल से लेकर जिम और इंदौर के फिटनेस फील्ड के कई अनुभवी लोगों से मिलाने में शीना ही जिम्मेदार थी। उसने सूरज को महीनों तक मोटिवेट किया था एक शानदार बॉडी पाने के लिए। सूरज 6 फुट 2 इंच लंबा था और उसकी बॉडी जैसे स्टील की थी। हर रोज घंटों जिम में तप कर उसने ये बॉडी पाई थी। उसके बॉडी फीचर्स इतने आकर्षक थे कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी आंखें घूम जाती थी। शीना खुद भी एक फिटनेस मॉडल थी। कई फिटनेस मैगजीन्स में वो फीचर हो चुकी थी और उसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग थी। उसका बदन ऐसा था जैसे कि माइकल एंजेलो ने उसे तराशा हो। गुलाबी मखमली होंठ, नीली आंखें, छरहरा करवी बदन और आत्मविश्वास से दमकता नुकीला चेहरा। सूरज उसके ख्याल से ही जोश से भर जाता था। जीत की खबर अपने गार्डियन विक्रम अंकल से भी पहले शीना को बताने और आज की रात शीना के साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हुए सूरज जैसे ही उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खुला पाया। शीना, शीना, कहां हो तुम? देखो मैं। तभी उसे मास्टर बेडरूम से आवाजें सुनाई दी। ऋषभ, छोड़ो ना, सूरज आता ही होगा। ऋषभ ने अपने मजबूत हाथों से शीना को कमर से पकड़कर खींचा और उसकी टॉप उतार दी। सूरज तो कब का डूब चुका है मेरी जान, अब ये चांद मेरा है। बातें बना लो तुम बस, सूरज आ गया तो तुम्हारा भरता बना देगा। सूरज जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे डंबल उठा उठा के सूरज के खुद के दिमाग का भरता बन गया है। बेवकूफ को अकल ही नहीं है कि जवान गर्लफ्रेंड को भी उठाना जरूरी है। चलो कोई ना, दूसरों की मदद करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं मदद कर देता हूं उसकी गर्लफ्रेंड की। ऋषभ को शीना को गोद में उठाते देख सूरज की मुट्ठियां कसने लगी और उसकी रगों में खून उबलने लगा। मिस्टर बोल बच्चन, मुझे बस अपनी गोद में उठाओगे ही या खिलाओगे भी? शीना ने उसे शरारत भरी नजरों से आंख मारी। ऋषभ के हाथ उसकी कमर से नीचे की ओर फिसले और वो शीना को बेड पर लिटाकर उसकी कमर को चूमने लगा। सूरज को शीना के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और घिन भी। शीना ने ऋषभ की टी शर्ट पकड़कर उसे आगे अपनी ओर झटका दिया और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसे सुध बुध खोकर चूमने लगी। यह देखकर सूरज की गुस्से भरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ से ट्रॉफी और गुलदस्ता छूटने की आवाज से ऋषभ और शीना चौंक गए। सूरज? शीना अपने कपड़े संभालती हुई दरवाजे तक आई जहां सूरज खड़ा था। ऋषभ बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। शीना, मैं। सूरज का गला जैसे चोक हो गया था। सूरज, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सूरज को शीना से माफी और एक्सप्लेनेशन की उम्मीद थी, पर शीना के हाव भाव से लग रहा था कि उसे कोई गिल्ट था ही नहीं। कब से? हमेशा से मेरी जान, ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा। सूरज की आंखें शीना पर ही टिकी थी। हमेशा से? तो फिर मैं क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड सूरज, आई ऑल्सो हैव माई नीड्स। शीना ने ताने भरी आवाज में कहा। नीड्स? शीना के शब्द सूरज पर कांटों सा असर कर रहे थे। बेवकूफ, कमजोर, नीड्स? तुम हो क्या? तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, न पैसा है, न रुतबा, न माँ बाप का पता, न खानदान का। कौन सी लड़की रहना चाहेगी तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ मन बहलाया जा सकता है, साथी नहीं बनाया जा सकता। मोटी चमड़ी के साथ साथ पट्टे की बुद्धि भी मोटी है। इतनी बातें सुनकर तो हाथी भी पानी पानी हो जाता, ऋषभ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनते ही अचानक सूरज ने आगे बढ़कर ऋषभ की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो उसे सूरज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सूरज के ऊपर पागलपन सवार हो चुका था। ऋषभ का चेहरा नीला होने लगा था। आई सेड लीव हिम, गेट आउट ऑफ हियर। अचानक सूरज ने उसकी गर्दन छोड़ दी और शीना को कंधों से पकड़कर दीवार से चिपका दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। यू आर हर्टिंग मी सूरज। सूरज ने उसे छोड़ दिया और वहां से धड़धड़ाते हुए निकल गया। सूरज के कदम उसे कहां ले जा रहे थे उसे पता नहीं था। उसके दिमाग में शीना और ऋषभ की किस किसी फिल्म की तरह चल रही थी और उनके शब्द बैकग्राउंड में।
तुमसे मन बहलाया जा सकता है, साथी नहीं बनाया जा सकता। हॉर्न की आवाज को सूरज जब तक समझ पाता तभी सूरज को दो हाथों ने एक तरफ खींचकर कार से टकराने से बचाया। ओए तोड़े प्यार दी, रघु ने चिल्लाकर कार वाले को गाली दी। ओए सूरज ठीक है तू? ना दिखाई दे रहा है तुझे ना सुनाई। सूरज रघु को देखकर टूट गया और उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। क्या हुआ सूरज? सूरज! और मैं यहां चला आया। सब कुछ बताने के बाद सूरज ने पानी पिया। अच्छा किया, प्यार से छुटकारा मिलने पर यार ही नजर आता है, और वो भी ऐसे भूतनी वाले प्यार से। तौबा तौबा। कुछ पल बाद सूरज ने रघु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार यकीन नहीं होता कि शीना ने। अरे इसमें यकीन करने जैसा है ही क्या? तुझसे पहले तरुण था, उससे पहले शुभम, और उससे पहले शुभम के अंकल जो शीना से 20 साल बड़े हैं। साल में जितने मौसम बदलते हैं उससे ज्यादा तो शीना के पार्टनर्स बदलते हैं। शी इज अ गोल्ड डिगर यार, जहां मौज और पैसा मिलता है वहां चिपक जाती है, और पैसे वाले उसके फिगर से। अच्छा हुआ तेरा पीछा छूटा। रघु सूरज को इस हालत में और नहीं देख सकता था। उसने कहा, अच्छा सुन, विक्रम अंकल ने तुझे चौक के उस सो कॉल्ड हॉन्टेड हाउस में आने को बोला है। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, जैसे ही सूरज आए तुरंत मेरे पास भेज देना, मैं उसे वहीं मिलूंगा। और सुन, शीना के बारे में ज्यादा मत सोच, मैं रात को आता हूं घर, बैठ कर बात करते हैं, ख्याल रखियो, समझा? ठीक है। सूरज अपने आंसुओं को पोंछता हुआ निकल गया। बिगड़ते बारिश के मौसम में सूरज रघु से विदा लेकर चौक के पुराने खंडहर मकान में पहुंचा। विक्रम अंकल! जैसे ही सूरज ने आवाज लगाई एक बिजली की कड़कड़ाहट हुई और हल्की बारिश होने लगी। अंकल कहां हो आप? ऊपर आजा सूरज, सीढ़ी से दूसरे कमरे में। उस पुराने घर में एक भी चीज नहीं थी, ना अलमारी, ना बर्तन, ना फर्नीचर और ना ही सजावटी चीजें। आपने इस वक्त यहां क्यों बुलाया? क्योंकि यह घर तेरा है सूरज। सूरज आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। मेरा? आई एम सॉरी सूरज, मैं तुझे अनाथालय से नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले, जब तू लगभग 1 साल का था, इसी जलते हुए खंडहर से उठाकर लाया था। यहीं इसी कमरे में था तू, एक चादर में लिपटा रो रहा था। सूरज शीना के साथ हुए इंसिडेंट से पहले से ही परेशान था, पर इस सच्चाई ने तो उसके पैरों तले जमीन ही सरका दी थी। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया अंकल? इसलिए कि बहुत छोटा था तू, और ना मुझे पता था कि तू कैसे रिएक्ट करता ये जानकर। मैंने ये सच्चाई सबसे छुपा कर रखी थी। सोचा था कि जब तू 21 साल का हो जाएगा तब तुझे सच्चाई बताऊंगा। माफ करना बेटा। सूरज को चुप देखकर विक्रम अंकल ने आगे कहा, इस घर में कोई नहीं था। सब कहते हैं कि एक धमाका हुआ था हरी रोशनी का, और कुछ चीखों की आवाज आई थी। मैं चौक पर ही था। यहाँ आने पर तू मिला, रोता हुआ। लोग जमा हो उसके पहले मैं तुझे ले आया, और बाद में लोगों ने इसे भूतहा घर कहकर इसमें आग लगा दी। कुछ चीखें मेरे माँ बाप की? कुछ तो पता होगा आपको, लोगों को, पुलिस को। कौन रहता था यहाँ? क्या नाम था? किसी को आते जाते देखा होगा? माफ करना बेटा, पर कोई भी नहीं जानता। ये घर किसी प्रोफेसर ने लगभग 25 साल पहले बनाया था। कहते हैं कि वो प्रोफेसर पागल था। शायद शरद नाम था उसका। ना उसे कोई जानता था, ना उसके परिवार को। उस घटना के कुछ दिन पहले इस घर में हरी रोशनी बार बार दिखाई देती थी। खंडहर था तो किसी की पता करने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने कहा कि भूत प्रेत का साया है। अगर हिम्मत जुटाकर चले गए होते तो शायद कुछ पता चल जाता। अंकल, बोल सूरज। सूरज ने उन्हें शीना के बारे में सब बता दिया। अंकल, अब ना मैं अपना अतीत जानता हूं और ना ही अपना भविष्य। भगवान भी कैसे खेल दिखाता है। कल तक कितना खुश था मैं, और आज बर्बाद, एकदम बर्बाद। सूरज की चीख तेज बारिश के शोर और बिजली की कड़कड़ाहट में दब गई। विक्रम अंकल की आंखें भी नम थी। ये उसका घाटा है सूरज। जानता है मैंने तेरा नाम सूरज क्यों रखा? मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, ना ही जीने का कोई कारण। गरीबी, जिल्लत और हताशा से भरा हुआ एक खोखला इंसान था मैं। पर जब से तू मेरी जिंदगी में आया, तूने मुझे नई जिंदगी दी, जैसे सूरज इस पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। विक्रम अंकल ने उसे गले लगा लिया और दिलासा दिया। सूरज, उस दिन इस पूरे घर में कोई भी चीज नहीं थी सिवाय इसके। विक्रम अंकल ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बैग निकाला
सूरज ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 लॉकेट्स और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। ये तेरे पास ही मिले थे मुझे। मैंने सोचा इनके जरिए तेरे माँ बाप का पता लग सकेगा, पर कोई भी सुराग, कनेक्शन, मालिक या कुछ भी पता नहीं चल पाया। सभी जौहरियों को दिखाने ले गया था ये लॉकेट्स, ताकि अगर किसी खास डिज़ाइन या कस्टमर्स के हों तो कुछ पता चले, लेकिन सब वही ढाक के 3 पात। इस मकान के बारे में नगर निगम में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। अकेले किनारे बने इस मकान का कोई पड़ोसी नहीं था। और फिर लोगों ने डर और अंधविश्वास के चक्कर में यहाँ प्लॉट खरीदकर भी घर नहीं बनाया। डायरी के ज्यादातर खाली पन्नों के बीच कहीं कहीं लॉकेट के स्केचेस बने थे। तभी एक बिजली कड़की और मकान में से कुछ टूटने की आवाज आई। बेटा, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। सुन्न पड़ चुके सूरज को विक्रम अंकल कंधों से पकड़ कर ले गए। विक्रम अंकल के सो जाने के बाद अपने कमरे में सूरज शीना के धोखे और अपने गुस्से से ध्यान हटाने के लिए डायरी और लॉकेट्स को चेक करने लगा था। डायरी के ऊपर आर और एम गुदा हुआ था, पर मकान मालिक का नाम तो शायद शरद था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दोनों लॉकेट्स को खोलने की असफल कोशिश की। रघु, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, और तेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ ओके, तो पिछले दरवाजे से गेस्ट रूम में आ जाना। कुछ मत पूछ, बस आ जा। अरे तू टेंशन ना ले, मैं अभी आता हूं, साथ में क्लिनिक लेकर। क्लिनिक शराब के लिए कोडवर्ड था जो सूरज और रघु कॉलेज से इस्तेमाल करते आ रहे थे। सूरज विक्रम अंकल को शुक्रिया भी कह रहा था कि उन्होंने एक अनाथ को पाला पोसा, बाप जैसा प्यार दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पर सूरज को उन पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने उसे ये बात इतनी देर से बताई। आधी नींद में शीना के बोले गए शब्द और ऋषभ के साथ उसकी किस याद आते ही उसे गुस्सा आ गया। सूरज ने सपने में ऋषभ को पीट दिया, फट फट फट। आवाज कान में गूंजने पर सूरज की आंखें खुल गई। डायरी के पन्ने पंखे की हवा में इधर उधर पलट रहे थे। उसने जैसे ही डायरी को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे कुछ दिखाई दिया। हैं? ये क्या है? एक पन्ने पर बनी लॉकेट की तस्वीर में लाल घेरे से लॉकेट के ठीक नीचे एक छोटा सा बटन दिख रहा था। ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे। क्या कमबख्त चीज है ये लॉकेट? गुस्से में सूरज ने डायरी फेंक कर रघु को मैसेज किया। कहाँ है? जल्दी आ, बस रास्ते में हूं, 2 मिनट में पहुंच गया समझ। रघु ने सूरज की बेचैनी को समझकर एक्सीलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। सूरज अपने कमरे में लेटा हुआ था कि तभी कमरे की लाइट जल उठी। क्या हुआ सूरज, तू सोया नहीं अभी तक? शीना के बारे में सोच रहा है? नहीं अंकल, मैं बस रघु का इंतजार कर रहा हूं। कितनी देर से बुलाया है पर अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बेटा, तू आराम कर। लॉकेट्स और डायरी को देखकर विक्रम अंकल ने कहा, आज के लिए इतना काफी है सूरज, इनकी छानबीन अब कल कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। रघु और मैं गेस्ट रूम में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रघु की कार की आवाज आने पर सूरज कुछ चीजें लाने के लिए उठा कि तभी लॉकेट में से ग्रीन फ्लैश लाइट के साथ खराब रेडियो सिग्नल जैसी आवाज आने लगी। सूरज ने लॉकेट को गले से निकालकर उसके नीचे बने बटन से आ रही हरी रोशनी को देखा। इस हरी रोशनी के बारे में तो विक्रम अंकल ने कुछ भी नहीं बताया। इसके अंदर शायद घड़ी भी है। इतने साल बाद भी ये कैसे काम कर रही है? उसने उस बटन को दबाया तो हरी चमक तेज हो गई, पर लॉकेट नहीं खुला। तभी रघु की दबी आवाज आई सामने वाले गेस्ट रूम से। ओए सूरज, किधर है भूतनी के? इधर सामने वाले कमरे में, यहीं आ जा। अभी आया, और साथ ही तेरे लिए तेरा फेवरेट क्लिनिक सिरप भी लाया। सूरज लॉकेट को खोलने की चाह में उस बटन को कई बार दबाया जा रहा था। अचानक से लॉकेट से एक चमकीली हरी रोशनी का झमाका हुआ और सूरज उस रोशनी में खिंचने लगा। आप बचाओ! रघु और विक्रम अंकल घबराकर सूरज के कमरे की ओर भागे। ठीक एक पल बाद रघु और विक्रम अंकल सूरज के कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक सूरज लॉकेट सहित गायब हो चुका था। सूरज? सूरज कहां गायब हो गया था सूरज? अब विक्रम अंकल और रघु क्या करेंगे? क्या था उस लॉकेट का राज? सभी सवालों के जवाब। ये क्या जगह है? कहां हूं मैं? होश में आने पर सूरज ने खुद को एक अनजान और अजीब सी जगह पर पाया। रेतीली जमीन और 3 दिशाओं में दूर तक बीहड़। उसने पास ही जमीन पर पड़े लॉकेट को उठाया और तभी उसकी सांस चढ़ने लगी और वो खांसने लगा। क्या है ये चीज, और ये मुझे कहां ले आई है? दिन ही मनहूस है साला। शीना का धोखा, अतीत का राज और ये अनजानी जगह पर पहुंचना। सूरज ने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से लॉकेट को घूरकर उसे दोबारा गले में पहन लिया। ओ नो, मेरा मोबाइल!
उसे ध्यान आया कि उसने गुस्से में मोबाइल बिस्तर पर ही फेंक दिया था। अब क्या होगा? रघु और विक्रम अंकल से मैं कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगा? वापस कैसे जा पाऊंगा इस जगह से? पैसे भी नहीं है मेरे पास। आसपास देखते हुए सूरज को पश्चिम दिशा में कुछ इमारतें और हलचल दिखाई दी। यहाँ पे खड़े रहने से अच्छा है वहीं चला जाए। किसी के फोन से रघु और विक्रम अंकल को कांटेक्ट किया जाए। तभी उसे सामने से एक बला की खूबसूरत लड़की बल खाती हुई आती दिखाई दी। उसकी कमर पर नक्काशीदार मयान में एक तलवार लटकी हुई थी। आजकल क्या क्या नया फैशन आ गया है, और ये तलवार लेकर क्यों घूम रही है? सूरज ने उस लड़की के कपड़ों को देखकर सोचा। लड़की ने लेदर और चमकीले मेटल से बना एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसके वक्ष कसे हुए थे और उभरे हुए दिख रहे थे। उसके सिर से लेकर घुटनों तक एक लबादा था। कमर से घुटनों तक एक वाइट शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसका बदन कांच की तरह चिकना था और लंबे काले बाल लहरा रहे थे। सिक्स पैक एब्स पर पसीने की बूंदें लुढ़कते हुए नीचे की ओर जा रही थी और नीली आंखें चमक रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? एक्चुअली सूरज के आगे बोल पाने से पहले ही उस लड़की ने अपनी तलवार से सूरज पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ विक्रम अंकल और रघु आश्चर्यचकित होकर सूरज के कमरे को देख रहे थे। सूरज अंकल, सूरज अचानक कहां गायब हो गया? पता नहीं रघु, अभी चंद मिनट पहले ही तो मैं उससे बात करके गया हूं। रघु तू हॉल में चेक कर, मैं किचन और बाकी कमरों में देखता हूं। पूरे घर का चप्पा चप्पा छानने के बाद दोनों लौटकर सूरज के कमरे में आए और रघु ने विक्रम अंकल से पूछा, अंकल सूरज कह रहा था उसे जरूरी बात करनी है, शायद शीना के बारे में, इसलिए उसने मुझे बुलाया था। अब आ गया हूं तो पता नहीं कहां चला गया है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी डायरी और लॉकेट पर गई। अंकल ये लॉकेट किसका है और ये डायरी? सूरज के पास तो ये चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी। विक्रम अंकल ने उसे सूरज के अतीत के बारे में सारी चीजें बता दी। वो पुराना मकान, हरी रोशनी, चीखे और सूरज का वहां पर 20 साल पहले मिलना। रघु शॉक्ड था सूरज के बारे में ये सब जानकर। फिर खुद को संभालते हुए उसने विक्रम अंकल से कहा, अंकल आपने जो किया सही किया, पर शायद यह वक्त ही गलत था। सूरज का दिन बहुत ही बुरा रहा, पर यह कैसे पॉसिबल है? जैसे ही मैं गेस्ट रूम में आया तो सूरज ने मुझे आवाज लगाई थी, फिर 2 पलों में उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। रघु एक काम कर, तू शीना को कॉल लगा और मैं जिम में पता करता हूँ। ओके अंकल। इस तरफ सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस अनजान जगह एक अनजान लड़की ने सूरज पर धावा बोल दिया था। पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? वो लड़की अपनी तलवार दोनों हाथों से थामे हुए सूरज को गिराकर उस पर चढ़ी हुई थी और तलवार को धीरे धीरे दबाव से उसके गर्दन के पास ले जा रही थी। जल्दी बताओ कौन हो तुम, वरना अभी तुम्हारा सिर। लड़की इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही सूरज ने उसे अपने पैरों के बीच फंसाकर अपनी ओर खींच लिया और फिर उसे जमीन पर लिटाकर उसकी कलाइयों को कसकर पकड़ लिया। पागल हो क्या? इस तरह हमला कौन करता है? लड़की ने अपने सिर से उसके सिर पर टक्कर मारी और सूरज उछलकर पीछे गिर गया, पर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें दूसरे तरीके से मनाना पड़ेगा। इतना कहते ही लड़की ने उस पर दोबारा तलवार चलाई, जिससे बचने के लिए सूरज दाईं तरफ हटा और लड़की के तलवार वाले हाथ को पकड़कर घुमा दिया, जिससे लड़की की तलवार हाथ से गिरी और फिर सूरज ने उसे पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस बेहद खूबसूरत लेकिन एकदम जंगली बिल्ली जैसी लड़की के बदन से आती खुशबू ने सूरज को शीना की याद दिला दी, पर उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मुझ पर अटैक करना बंद करो और बताओ कि तुम कौन हो, और बिना जाने पहचाने मुझ पर अटैक क्यों किया, बताओ। लड़की सूरज के मजबूत बाजुओं से खुद को नहीं छुड़ा पाई। आखिर में उसने झुंझलाकर कहा, मुझे छोड़ो फिर बताती हूँ। सूरज ने उसे छोड़ दिया। मैं अकीरा, पाशो शहर से। और तुम? पाशो शहर? ये कहाँ है? सूरज सोचने लगा। मैं इंदौर से हूँ। इंदौर? ये कौन सी जगह है? शायद सीमा पार की कोई जगह है। तुम यहाँ कैसे आए? सूरज उसके सवाल का कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही उसका सिर घूमने लगा और वो बैठ गया। अकीरा ने सावधानी बरतते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं, बस चक्कर आ गया। आज दिन क्या है और टाइम क्या हो रहा है? सूरज ने खुद को संभालते हुए पूछा। उसे ध्यान था कि उसकी दुनिया में रात थी और यहां दिन। दिन? टाइम? तुम पागल तो नहीं हो? आज मंडे है, 25 जुलाई 2022। अजीब बात है, डेट तो आज की ही है और इनके यहाँ टाइम भी हमारे जैसा है। सूरज ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। अकीरा ने सूरज को देखते हुए कुछ पलों के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें पाशो ले चलती हूँ, तुम्हें शायद वहां मदद मिल जाएगी। सूरज अकीरा के साथ चलते हुए उसे लगातार देखे जा रहा था। अकीरा लगभग 5 फुट 10 इंच की थी। उसके जिस्म की बनावट देखकर साफ पता चलता था कि वह फिजिकली काफी एक्टिव थी।
हाथों और पैरों की कसी हुई मांसपेशियां, सिक्स पैक एब्स और कुछ देर पहले हुई उनकी लड़ाई से सूरज को साफ पता चल गया था कि अकीरा कोई आम लड़की नहीं थी। अकीरा के सीने के ऊपरी भाग में एक तलवार बनी हुई थी जिसका हैंडल उसके सीने की गहराइयों तक जा रहा था और बाकी तलवार उसके सुडौल उभारों के बीच समाई हुई थी। सूरज की नजरों को अकीरा ने पकड़ लिया। पसंद आया तुम्हें नजारा? काफी सेक्सी है ना? क्या? ओ सॉरी, हाँ, नहीं नहीं। सूरज घबरा गया। अकीरा हंसने लगी। मैं तलवार की बात कर रही हूं। वैसे तुम तलवार लेकर क्यों घूम रही हो? पुलिस का डर नहीं है या तुम्हें किसी से खतरा है? किसका खतरा? सूरज ने आगे कुछ नहीं कहा। वो अपने माँ बाप और लॉकेट के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा अगर वो वापस नहीं जा पाया तो यहाँ रहेगा कहाँ? यहाँ तो इस अजीब सी पर खूबसूरत लड़की के अलावा वो किसी को जानता ही नहीं है। कुछ देर बाद सूरज ने नोटिस किया कि अब अकीरा उसे देख रही थी। अकीरा ने उसकी नजरों को समझ लिया और कहा, तुम मुझे देखकर मजे ले सकते हो तो क्या मैं तुम्हें देखकर मजे नहीं ले सकती? आई एम सॉरी, पर तुम गलत अंदाजा लगा रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ भी हो, पर एक बात जरूर है, काफी ताकत और फुर्ती है तुम में। बहुत कम लोग मुझे इस तरह चुनौती दे पाए हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। सूरज के मजबूत जिस्म को देखकर अकीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बातें करते हुए दोनों रासा फेस्टिवल तक पहुंच गए। चारों तरफ भीड़ थी और लोग अजीब से गैजेट्स, डिवाइसेस और मशीन्स के बारे में बातें कर रहे थे। सूरज को ना तो उनके शब्द समझ आ रहे थे और ना ही मतलब। उसने देखा कि एक लड़की अपने दोस्तों के बीच एक छोटे गोल डिवाइस की मदद से खुद के शरीर के कई हिस्सों को अलग कर और जोड़ रही थी। उसके दोस्त हंस रहे थे और वंस मोर चिल्ला रहे थे। किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं दिख रहा था। तभी अकीरा उसे पकड़कर एंट्री गेट पर ले गई। ये रासा फेस्टिवल है, इसके बारे में तो सुना ही होगा ना? सभी शहरों से बेस्ट वॉरियर्स और वॉर गैजेट्स की एनुअल एग्जीबिशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तुम्हें कौन सा वॉर गैजेट पसंद है? सूरज का ध्यान अकीरा की बातों पर नहीं बल्कि पाशो शहर और रासा फेस्टिवल पर था। हर जगह छोटी बड़ी दुकान थी और हर दुकान में लड़कियां ही शॉपकीपर्स थी। हर जगह विशालकाय डिजिटल स्क्रीन, हवा में अपने आप प्रकट होने वाली स्ट्रीट लाइट्स और एक भी गाड़ी का नामो निशान तक नहीं। लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जिसमें लबादे, मेटल से बने टी शर्ट, पैंट्स और मेटल से बने जूते शामिल थे। सूरज ने एक बात और नोटिस की कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम थी और महिलाओं की बहुत ज्यादा। डिजिटल स्क्रीन पर चलने वाले अजीब से एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ महिलाएं ही थी। एडवर्टीजमेंट जैसे कि आई वॉरियर पिल्स, जिसको रात में सोने से पहले खाने पर लेवल 3 तक की ट्रेनिंग आपकी नींद में ही पूरी हो जाएगी। एक पोस्टर पर एक महिला को ग्रेट लीडर बताया गया था, पाशो शहर का। सूरज को एहसास हुआ कि ये दुनिया महिला प्रधान दुनिया थी। क्या मुझे एक मोबाइल मिल सकता है? मुझे अपने दोस्त और अंकल को कॉल करना है। क्या मिल सकता है और क्या करना है? अकीरा ने उसे घूरते हुए पूछा। सूरज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने उसे समझाने की कोशिश की पर दोबारा सिर चकराने से उसने वो कोशिश छोड़ दी। अकीरा ने सीटी बजाई और अचानक एक 2 पैरों वाला जानवर उसके पास आ गया। लगभग 2 फुट की ऊंचाई, 2 पैर और बिना कोई हाथ और 4 आंखों वाले इस जानवर को देखकर सूरज डर गया। डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पालतू है। वीवो नाम है इसका। बहुत खूबियां हैं इसमें, धीरे धीरे पता चलेंगी, है ना वीवो? सूरज समझ नहीं पा रहा था कि यह असलियत थी या फिर एक सपना। अकीरा की नजर बचाकर उसने अपने लॉकेट को अपनी टी शर्ट के अंदर डाल लिया और सोचा कि जब तक कुछ समझ नहीं आता तब तक चुप रहा जाए। सूरज को लगातार खांसता देखकर अकीरा ने उसे खाने के लिए एक स्नैक्स ऑफर किया जो ब्रेड स्लाइस जैसा दिख रहा था और उसका रंग गहरा हरा था। इसे खा लो, इसे खाकर तुम्हें बेहतर महसूस होगा और साथ में यह पी भी लो। अकीरा ने पास के फूड स्टॉल से स्नैक्स उठाकर सूरज को दिया और फिर अपने दाएं अंगूठे के नाखून को एक लाल स्कैनर जैसे डिवाइस से स्कैन करवाया। सूरज समझ गया कि यह पेमेंट करने का एक तरीका था। उस ब्रेड स्लाइस को देखकर सूरज ने उसे पहले सूंघा और एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट किया। उसे खाने के बाद सूरज को बेहतर महसूस हुआ और वह उसे खाने लगा। थैंक यू अकीरा, यह सच में बहुत अच्छा है। इस ड्रिंक को पियो, तुम्हें बॉडी में एनर्जी की बहुत जरूरत है। चलो मैं तुम्हें अपना फेवरेट। हाथ पकड़कर उसे एग्जीबिशन सेंटर के अंदर ले गई। वीवो भी उनके अंदर डाल लिया और सोचा कि जब तक कुछ समझ नहीं आता तब तक चुप रहा जाए। सूरज को लगातार खांसता देखकर अकीरा ने उसे खाने के लिए एक स्नैक्स ऑफर किया जो ब्रेड स्लाइस जैसा दिख रहा था और उसका रंग गहरा हरा था। इसे खा लो, इसे खाकर तुम्हें बेहतर महसूस होगा और साथ में यह पी भी लो। अकीरा ने पास के फूड स्टॉल से स्नैक्स उठाकर सूरज को दिया और फिर अपने दाएं अंगूठे के नाखून को एक लाल स्कैनर जैसे डिवाइस से स्कैन करवाया। सूरज समझ गया कि यह पेमेंट करने का एक तरीका था। उस ब्रेड स्लाइस को देखकर सूरज ने उसे पहले सूंघा और एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट किया। उसे खाने के बाद सूरज को बेहतर महसूस हुआ और वह उसे खाने लगा। थैंक यू अकीरा, यह सच में बहुत अच्छा है। इस ड्रिंक को पियो,
तुम्हें बॉडी में एनर्जी फील होगी। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस वक्त एनर्जी की बहुत जरूरत है। चलो मैं तुम्हें अपना फेवरेट वॉर गैजेट दिखाती हूँ। एक्साइटेड अकीरा सूरज का हाथ पकड़कर उसे एग्जीबिशन सेंटर के अंदर ले गई। वीवो भी उनके साथ था। विक्रम अंकल को परेशान देखकर रघु उन्हें शीना के घर ले गया। क्या हुआ अंकल, तुम्हें पता है सूरज कहाँ है? विक्रम अंकल के पूछने से पहले ही रघु ने पूछा। मेरा सूरज के साथ रिश्ता था, है नहीं। मैंने उसके आने जाने का कोई विजिटिंग रजिस्टर नहीं बना रखा। शीना, अगर तुम्हें कुछ भी मालूम हो तो हमें बता दो। सूरज कल रात से गायब है। ना मुझे कुछ पता कर गया ना रघु को। अंकल मुझे नहीं पता, ठंडे लहजे में कहा। शीना के अपार्टमेंट से बाहर आकर विक्रम अंकल टूट गए। रघु ने उन्हें संभाला और कहा, अपने आप को संभालिए अंकल, हमें सूरज को ढूंढना होगा। पता नहीं वह कहाँ होगा और किस हाल में होगा। रघु, मुझे लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जितनी जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे सूरज के मिलने के उतने ज्यादा चांसेस हैं। और हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। शायद वो लोग कुछ ढूंढ पाए। पर अंकल, पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम दोनों घर पर थे। फिर एक पल पहले सूरज की आवाज सुनी और दूसरे पल वो अपने कमरे से गायब हो गया। वह हमें पागल समझेंगे। मुझे लगता है कि हम पहले अपनी कोशिश कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं हो पाया तो हम पुलिस को खबर करेंगे। विक्रम अंकल ने मन मारकर हाँ कह दिया। ठीक है रघु, हे भगवान सूरज को सही सलामत रखना। चलिए अंकल, घर चलते हैं। किसी अजीब जगह पर फंसा हुआ सूरज एग्जीबिशन देखकर समझ गया था कि उस जगह पर फाइटिंग कल्चर था और हर इंसान को लेवल 1 से लेवल 10 तक की अलग अलग फाइटिंग स्किल आती थी। साथ ही लेवल 5 से आप गैजेट्स और वेपन्स यूज कर सकते थे। तुमने देखा ना कितना पावरफुल गैजेट था स्ट्राइक ऑल। सिर्फ एक स्ट्राइक में आपका अपोनेंट फिनिश। आई थिंक मैं नेक्स्ट वर्ल्ड लीग में इसे अपना प्राइमरी वेपन सेलेक्ट करूंगा। मेरा सेकंड फेवरेट है स्टॉर्म बस्टर। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? एग्जीबिशन सेंटर से बाहर आते ही अकीरा ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पर सूरज की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वीवो सूरज को देखकर अजीब सी आवाज निकालने लगा। अकीरा ने उसे चुप कराया और सूरज से पूछा, सूरज आर यू ओके? मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे। सूरज खुद को संभाल नहीं पाया और एक स्टॉल पर बैठ गया। उसके दिमाग में शीना, रघु और विक्रम अंकल घूम रहे थे। ताशा, जल्दी से पोर्टल लेकर आओ और प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, हरिया। अकीरा ने एक लड़की से चिल्लाकर कहा। अकीरा! सूरज अचानक से बेहोश होकर गिर गया। क्या सूरज इस अनजान दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? अकीरा सूरज की दोस्त है या दुश्मन? क्या रघु और विक्रम अंकल सूरज का पता लगा पाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड। सूरज आधी बेहोशी में शीना को देख रहा था। उसकी आंखें शीना की आंखों से होती हुई उसके बदन को निहारते हुए नीचे की ओर बढ़ रही थी। वो बिस्तर से उठकर शीना के बदन को अपनी बाहों में भरना चाहता था। फिर उसने अपने चकराते सिर को संभाला और आंखें खोलकर उठकर बैठने की कोशिश की। लेटे रहो। तुम कौन हो? सूरज ने शीना को अपने दिमाग से निकाल समझने की कोशिश की कि वो कहाँ है। मैं प्रोफेसर प्रोबॉट। प्रोबॉट? ये कैसा नाम है? और अकीरा कहाँ है? सूरज ये बोलते ही खांसने लगा और उसे चक्कर आ गया। आराम से सूरज, प्रोबॉट ने उसे स्ट्रेचर पर बिठाते हुए कहा। इनका असली नाम है परम। इन्होंने कई शानदार और अनोखी चीजें इन्वेंट की हैं। इनका दिमाग मशीनों से जैसे बातें करता है, इसलिए इन्हें प्रोफेसर प्रोबॉट कहते हैं। और मैं यही हूँ, और तुम भी। और ये जगह प्रोबॉट की लैब है। अकीरा ने रूम में आते हुए कहा। ये लीजिए प्रोफेसर, सिर्फ एक ही यूनिट बची हुई थी। आपको कुछ और यूनिट्स बनानी होंगी। थैंक यू अकीरा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ इन्वेंट्री से। ये कहते हुए प्रोबॉट ने अपने दाएं हाथ में पहने ग्लव्स पर कुछ बटन दबाए। हो गया। सूरज, कुछ लंबी सांसें लो और शरीर ढीला छोड़ दो। अकीरा ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर क्यों? तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए। ट्रस्ट अस। सूरज ने अकीरा की तरफ देखते हुए गहरी सांसें खींची और शरीर को ढीला छोड़ दिया। प्रोबॉट ने लगभग 1 सेंटीमीटर का गोलाकार लाल डिवाइस सूरज के गले में चिपका दिया। सुंदर है। हाँ? क्या? तुम्हारा लॉकेट, प्रोबॉट ने कहा। हाँ, कहते हुए सूरज ने बाहर निकल आए लॉकेट को दोबारा शर्ट के अंदर डाल दिया। सूरज को बेहतर महसूस हो रहा था। उसने प्रोबॉट की ओर देखा। लगभग 5 फुट 11 इंच, गेहुआ रंग, औसत शरीर और साथ में एक चश्मा, 2 ग्लव्स और व्हाइट ओवरकोट पहने हुए था प्रोबॉट। बेहतर लग रहा है ना? ये एनवायरमेंट कॉम्पेटिबल डिवाइस है। इससे तुम्हें सांस लेने में आसानी होगी और अब चक्कर आने भी बंद हो जाएंगे, अकीरा ने कहा। थैंक यू प्रोफेसर, सूरज ने खड़े होते हुए कहा। ये कब तक काम करेगा? हमेशा। कोई गड़बड़ हो तो मैं ठीक कर दूंगा या नया डिवाइस दे दूंगा। और प्लीज मुझे प्रोबॉट कहो। थैंक यू प्रोबॉट। प्रोबॉट, हम चलते हैं, सूरज को घुमाना भी है। कहाँ मिली तुम सूरज से? पार्टी में ना, प्रोबॉट ने मुस्कुराते हुए कहा। जादूगर अपने राज नहीं बताता प्रोबॉट।
कहकर अकीरा खिलखिलाने लगी। उसने प्रोबॉट को सूरज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ओके ओके, नाइस टू मीट यू सूरज। फिर सूरज को लेकर अकीरा टेक रेसलिंग एरेना में चली गई। यहाँ रघु पुराने मकान में पहुंच चुका था। भूतनी के, ये घर तो पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है। और कौन लोग रहते थे यहाँ? पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। पूरा घर छान लिया पर कुछ नहीं मिला। हद है यार। विक्रम अंकल को कॉल लगाकर बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं मिला यहाँ। वो भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। विक्रम अंकल से सूरज के अतीत और लॉकेट व डायरी के बारे में पता चलने के बाद रघु ने फैसला किया था कि वो पुराने मकान में जाकर सूरज और उसके गुम होने के बारे में पता लगाएगा। अरे यार, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अंकल ने कहा भी था कि ध्यान रखना, क्योंकि जब वो सूरज के साथ आए थे तो मकान का एक हिस्सा बारिश की वजह से गिर गया था। यहाँ अंदर रुकना खतरनाक है। मैं पौष में जाकर बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। कराम! अचानक कहीं बिजली गिरने की तेज आवाज आई और रघु घबराकर तेजी से पोर्च पर पहुंच गया। ये मकान तो कभी भी गिर सकता है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं चौक पर जाकर बारिश रुकने का इंतजार। रघु का ध्यान अचानक मकान के पिछले हिस्से से आई आवाज पर चला गया। लगता है फिर कोई हिस्सा गिर गया। भगवान बचाना, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए ये मकान। मकान के पिछले हिस्से की ओर जाते हुए रघु ने खुद से कहा, सत्यानाश, बाल बाल बच गया मैं। म्यूनिसिपैलिटी को बोलकर यहाँ नोटिस लगवाना पड़ेगा। मलबा कुछ देर पहले तक वो फर्स्ट फ्लोर का रूम था जहां से रघु निकल कर आया था। कुछ दिन पहले जो हिस्सा गिरा था वो ठीक इसके नीचे वाला रूम था। तभी अचानक ओले गिरने लगे और रघु टूटी छत के नीचे मलबे के किनारे आकर खड़ा हो गया। ये क्या है? सीढ़ियां, पता नहीं क्या है यहाँ। रघु का मन हो रहा था कि वहां जाए, पर मकान की हालत को देखकर वो झिझक रहा था। फिर उसके मन में विक्रम अंकल का चेहरा सामने आया और वो सीढ़ियां उतरकर एक गलियारे को पार करता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खोलकर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। नई दुनिया में सूरज नई चीजों से डील करते हुए थोड़ा परेशान हो गया था। उसे गुस्सा भी था कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। ये तुम मुझे कहां ले आए? मुझे नहीं देखना फिर कोई नया फेस्टिवल। अनजान दुनिया में फंसे सूरज ने अकीरा से कहा। उसे आराम की जरूरत थी। उसके मन में अभी भी शीना के शब्द गूंज रहे थे और उसे विक्रम अंकल और रघु से भी मिलना था। इस अनजान दुनिया के लिए उसके पास हजारों सवाल थे, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। एनवायरमेंट कॉम्पेटिबल डिवाइस लगने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई, पर फिर भी तुम मुझे परेशान लगे। इसलिए मैं यहाँ एरेना में तुम्हें टेक रेसलिंग शो दिखाने ले आई और सोचा कि ऐसी एंटरटेनिंग जगह पर आकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। अकीरा की आवाज में हल्की सी उदासी थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस। सूरज ने अपनी बात आधी छोड़ दी। उसका ध्यान अचानक से अकीरा की खूबसूरती पर चला गया। उसकी उदासी ने उसके हुस्न पर एक कशिश ला दी थी। अचानक सूरज को फिर से शीना याद आ गया। क्या हुआ? अकीरा ने पूछा। कुछ नहीं, चलो शो देखते हैं। ये थैंक यू सूरज, तुम्हें बहुत पसंद आएगा शो। आज ड्रिलर और मैग्नेटो का मैच है। अकीरा एक्साइटेड थी। कभी ड्रिलिंग का मौका मुझे दो अकीरा। पीछे से आई आवाज को सुनकर अकीरा और सूरज ने पलट कर देखा। वहां अकीरा का स्कूलमेट अक्षय अपने फाइटिंग ग्रुप के साथ खड़ा था। यू डोंट डिजर्व ड्रिलिंग, यू डिजर्व अ बीटिंग, कहकर अकीरा ने अक्षय पर अटैक किया। सूरज भी अकीरा की मदद करने के लिए आगे आया। बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि तुम सिर्फ लेवल 5 की फाइटर हो और मैं लेवल 7 का। अक्षय ने अकीरा के हाथ को बीच हवा में ही पकड़कर कहा। उसके चेहरे पर घमंड था। उसका फाइटिंग ग्रुप हंस रहा था। उसने अपनी कलाई को हल्का सा झटका दिया और अकीरा को गिराने के लिए हवा में उछाल दिया। यू बास्टर्ड! सूरज ने हवा में ही अकीरा को कैच कर लिया। अकीरा उसे जब तक रोक पाती तब तक सूरज अक्षय पर अटैक करने के लिए उस तक पहुंच चुका था। अक्षय सूरज के सामने काफी छोटा लग रहा था। लगभग 5 फुट 10 इंच की हाइट, 90 किलो वजन और मार्शल आर्टिस्ट जैसा शरीर। पर अक्षय को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। माफी मांगो अकीरा से, वरना क्या? सूरज ने उस पर बिना चेतावनी के अटैक कर दिया। अकीरा, तेरा सूरज तो आज डूब गया। अक्षय ने अपने ग्रुप के साथ सूरज पर हमला कर दिया। रुक जाओ सब लोग। ड्रिलर अपनी टीम और अरेना मैनेजमेंट के साथ वहां आ चुका था। यहां पर सिर्फ प्रोफेशनल्स फाइट करते हैं, निकलो यहां से, ड्रिलर ने कहा। ड्रिलर यानी देव टेक रेसलिंग चैंपियन था। उसकी बहुत इज्जत थी। अक्षय अपनी टीम के साथ और अकीरा सूरज के साथ एरेना से बाहर आ गए। ड्रिलर ने बचा लिया तुझे, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। कल टाइगर जिम, मैं और तू, फिर देखते हैं कौन किससे माफी मांगता है। अक्षय ने गुस्से से सूरज को चैलेंज दे दिया। सूरज अकीरा के साथ एग्जीबिशन से बाहर आ गया था। मेरी लड़ाई के कारण तुम भी फंस गए। डोंट वरी। तुम अपने घर नहीं जाओगे?
नहीं जा सकता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देन कम टू माई होम। आर यू श्योर? या। अकीरा ने अपने घर में सूरज को डिनर प्लेट में 4 बटन जैसे दिखने वाले बिस्किट्स और साथ में जेली जैसा सूप दिया, और फिर अकीरा ने सूरज के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने शुरू कर दिए। उसने ड्रेस के अंदर कोई भी इनरवेयर नहीं पहना हुआ था। सूरज हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अकीरा के लहराते काले बाल उसके गोरे चिकने बम्स पर फिसल रहे थे। उसकी क्लीवेज की तलवार उसके टॉप के नीचे भी दिख रही थी। अकीरा के उभार काफी बड़े थे, जिसके कारण अकीरा को अपने टॉप के बटन बंद करने में परेशानी हो रही थी। ओह नो, अगली बार 2 साइज बड़ा सूट ऑर्डर करूंगी, शायद 3 सही रहेगा, सूरज ने उसके बदन को निहारते हुए सोचा। वीवो सोफे पर लेटा हुआ था। अब अकीरा एक हल्के गुलाबी रंग के नाइट सूट में थी। उसका टॉप सी थ्रू था और साथ में शॉर्ट्स। वो सूरज के ठीक सामने वीवो के पास सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है क्या? सब तो है, प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट। सूरज ने सोचा, चलो मुझे अपनी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अचानक अकीरा को देखकर सूरज को शीना का बदन याद आ गया, उसकी खुशबू भी और उसका धोखा भी। वो गुस्से में उठकर दूसरे रूम में चला गया। क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं। सूरज देखो, अक्षय कोई आम फाइटर नहीं है, हमारे स्कूल का बेस्ट फाइटर है। पिछले 4 सालों में उसने हर कंपटीशन जीता है। स्कूल में लेवल 6 तक पहुंचने वाला वो अकेला स्टूडेंट था। तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे जीत सकता हूं और किससे नहीं, समझी ना? सूरज गुस्से में आ गया। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा था, क्योंकि वो अकीरा के बदन की ओर आकर्षित हो गया था। जैसी तुम्हारी मर्जी, अकीरा ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा बेडरूम मेरे सामने वाले रूम में है, मैंने कुछ कपड़े भी रख दिए हैं। कहकर अकीरा अपने बेडरूम में चली गई। वीवो उसके साथ ही चला गया। सूरज ने किचन में जाकर एक बिस्किट खाया और बाकी वहीं छोड़ दिया। बिस्किट खाने के बाद उसे बेहतर लगने लगा और वो अक्षय के बारे में सोचने लगा। अकीरा सही कह रही थी, यहाँ तो सब कुछ कितना अलग है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, तो किसी अनजान से लड़ना और जीतना तो बहुत दूर की बात है। कल अकीरा से बात करता हूं। ये सोचता हुआ सूरज लिविंग रूम से अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। तभी उसे फ्रंट डोर पर लगे कैमरा पर एक परछाई गायब होती दिखी। उसने जाकर फ्रंट डोर खोला तो वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने आसपास देखकर कहा। जैसे ही सूरज दरवाजा बंद करने लगा, उसने एक छोटे से कागज को जमीन पर पड़े देखा। उसने उसे उठाकर पढ़ा। अक्षय लेवल 7 का फाइटर होकर भी अपनी रीच नहीं बढ़ा पाया है और साथ ही उसका फुटवर्क बहुत खराब है। उसे हराने के लिए तुम्हें उसके पैरों पर फोकस करना होगा। ये किसने भेजा है और क्यों? ये इंसान जो भी है वो मुझे, अकीरा और अक्षय को जानता है, और साथ ही मैं कहां पर हूं ये भी। पर ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है? सूरज परेशान होकर अपने बेडरूम में चला गया। अभी अकीरा को ना बताने में ही भलाई है। पहले मैं इस टिप को कल की फाइट में चेक करता हूं और फिर अकीरा को बताऊंगा। अपने इन ख्यालों में डूबा सूरज सो गया। इधर रघु नए कमरे को खोजकर हैरान था। भूतनी के क्या जगह है ये? ऊपर खाली मकान और नीचे ये हाईटेक दुकान। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। रघु ने मोबाइल के टॉर्च से स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट जलाई। यहाँ तो कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी और लिविंग रूम भी है। ये तो किसी मशीन के बारे में लिखा है और किसी डिमेंशनल डिवाइस के बारे में। लगता है सच में कोई पागल रहता था यहाँ, या कोई जीनियस। अंकल ने बताया तो था कि कोई पागल प्रोफेसर था, शरद नाम था शायद। कंप्यूटर रूम में रखी कुछ फाइल्स को पढ़ने के बाद रघु सोचने लगा, मैं विक्रम अंकल को यह बात बताऊं? नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है। पहले कुछ सबूत हाथ लग जाए फिर उन्हें बताता हूं। अगर गलती से पुलिस को पता चल गया तो हम दोनों का यहां आना मुश्किल हो जाएगा, और शायद सूरज का मिलना भी। रघु ने कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश की, पर कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ। उसने अगले दिन इन्वर्टर लाकर कंप्यूटर को ऑन करने का प्लान बनाया। फिर रघु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया और सीढ़ियों को मलबे और उधड़े हुए वॉलपेपर और पर्दों से ढक दिया। बारिश हल्की हो चुकी थी। विक्रम अंकल से मिलता हूं, वो परेशान हो रहे होंगे। ये सोचकर रघु अपनी कार स्टार्ट कर सूरज के घर की ओर चल दिया। अनजान दुनिया में प्रोबॉट अपने रूम से निकलकर इन्वेंट्री में आकर सैकड़ों एनवायरमेंट कॉम्पेटेबल डिवाइस कबर्ड के सामने खड़ा था। आखिरी डिवाइस की बात अकीरा ने की थी। वो आखिरी नहीं थी, बल्कि एकमात्र बचा हुआ डिवाइस था जिसमें जीपीएस और लॉकेट डीएक्टिवेटर लगा हुआ था। थैंक यू अकीरा, सूरज को मेरे पास लाने के लिए। आखिरी बचे जीपीएस और लॉकेट डीएक्टिवेटर लगे एनवायरमेंट कॉम्पेटेबल डिवाइस की मदद से सूरज मुझसे छिप नहीं पाएगा और ना ये दुनिया छोड़ पाएगा। ये कहकर प्रोबॉट की पागलपन भरी हंसी गूंज उठी।
शरद शरद प्लीज हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अचानक इन्वेंट्री के पीछे बने रूम से प्रोबॉट को आवाजें सुनाई दी। तुम लोगों को किसी और जगह शिफ्ट करने का समय आ गया है मेरे दोस्तों, और शरद तो कब का मर चुका है, मैं तो प्रोबॉट हूं। आखिर कौन था प्रोबॉट और उसने किन लोगों को कैद कर रखा था? क्या सूरज लोकल चैंपियन को हरा पाएगा? आखिर किसने भेजी थी टिप सूरज को? रघु और विक्रम अंकल को क्या सूरज के बारे में पता चल पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकु। पहली जीत। मैं बिना किसी वेपन के अक्षय को ऐसे ही हरा दूंगा। सूरज इस बात से गुस्सा था कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा था। वो इस बात से भी परेशान था कि जब से वो इस दुनिया में आया था किसी न किसी मुश्किल में पड़ता जा रहा था। उसे लॉकेट या इस दुनिया से निकलने के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अकीरा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, प्रोबॉट, सूरज को एक प्राइमरी वेपन चाहिए। कुछ देर में उसकी फाइट है। अकीरा अक्षय से फाइट के कुछ घंटे पहले सूरज को प्रोबॉट से मिलने ले गई थी। वीवो को वो फाइट में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसे घर में छोड़ दिया था। अकीरा, मुझे पहले उसकी बॉडी को स्कैन करना होगा ताकि उसकी एबिलिटीज, स्किल्स और नेचुरल टैलेंट के हिसाब से मैं वेपन डिजाइन कर सकूं। मत लगाओ। ओह कम ऑन प्रोबॉट, यू आर अ जीनियस। कोई तो सोल्यूशन होगा। अक्षय लेवल 7 का फाइटर है। ओके सूरज, ये बताओ तुम किस लेवल के फाइटर हो और तुम्हारी स्किल्स और एबिलिटीज क्या हैं? जिम्नास्टिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। लेवल का पता नहीं। इंटरेस्टिंग, काफी एक्सपीरियंस है। आई थिंक तुम्हें एक फायर बेस्ड वेपन देना सही होगा। फायर तो ये खुद ही है। अकीरा की आंखें सूरज पर जमी हुई थी। सूरज, एक क्विक स्किल सेट स्कैन कर लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अनड्रेस होकर स्कैनिंग रूम में आ जाओ। मुस्कुराते हुए प्रोबॉट ने सूरज के कपड़े देखे जो अकीरा ने उसे दिए थे, जो उसके पिछले पार्टनर के थे। सूरज ने प्रोबॉट की ओर देखा और पूछा, यहां? और कहां, जल्दी करो सूरज, हमारे पास टाइम कम है, फिर तुम्हें वेपन यूज करना भी सीखना पड़ेगा। सूरज को देखते हुए अकीरा की आंखों में अजीब सी जल्दी और भूख थी। तुम जाओ, तब तक मैं स्कैनर सेट करता हूं। अकीरा आ जाओ। तुम जाओ प्रोबॉट, मैं आती हूं। सूरज ने सोचा, कल मैंने अकीरा को न्यूड देखा था और आज वो मुझे देखेगी, तो हिसाब बराबर। वैसे भी बॉडी फ्लॉन्ट करने में सूरज को कोई दिक्कत नहीं थी। सूरज ने अपनी शर्ट उतारी और उसके 8 पैक एब्स और स्टील जैसा कड़क और खूबसूरती से तराशा गया बदन देखकर अकीरा की आंखों में चमक आ गई। पूरे उतारने हैं। अकीरा खुद को रोक पाती उससे पहले ही ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। सूरज के पैंट उतारते ही अकीरा की आंखों में चाहत साफ दिखने लगी। प्रोबॉट, आई एम रेडी। हम भी, अकीरा ने सेंशुअल तरीके से कहा। प्रोबॉट ने सूरज के आते ही स्कैनर ऑन कर दिया और 10 मिनट बाद सूरज की एबिलिटीज और स्किल सेट की जानकारी स्कैनर की स्क्रीन पर थी। वाह सूरज, तुम में तो एक बेहतरीन फाइटर बनने के लिए सारी खूबियां हैं। आई मस्ट से यू आर वेरी वेल इक्विप्ड। ही इज वेल इक्विप्ड प्रोबॉट। अकीरा की आंखें सूरज की आंखों की बजाय कहीं और थी। मुझे लगता है हम दोनों बहुत अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं अकीरा, प्रोबॉट ने मुस्कुराते हुए कहा। सूरज, तुम कपड़े पहन सकते हो, है ना अकीरा? फिलहाल के लिए हाँ, अकीरा ने कहा। प्रोबॉट ने आकर कहा, ये अग्नि रिंग है, अभी के लिए तुम्हारा प्राइमरी वेपन। 2 अटैक मोड है और एक डिफेंसिव। तुम्हें डेमो दिखा देता हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार पहनने पर यह तुम्हारी बॉडी और माइंड से कनेक्ट कर लेगी। अपनी सोच से वेपन चला सकोगे तुम। बस बीच बीच में चार्ज करते रहना। कहकर प्रोबॉट ने स्क्रीन पर डेमो ऑन किया, जिसमें फर्स्ट अटैक में रिंग में से आग के शोले निकलकर टारगेट पर अपने आप अटैक कर रहे थे और दूसरे अटैक में रिंग में से आग निकल रही थी और तीसरी क्लिप में किसी के अटैक करने पर रिंग में से आग की दीवार डिफेंस करती थी। ये तो मैजिक है, सूरज आश्चर्य से क्लिप देखकर बोला। ये साइंस है सूरज, साइंस से कुछ भी किया जा सकता है। सूरज, हमें चलना चाहिए। टाइगर जिम में जाकर तुम्हें वहां के वातावरण के हिसाब से प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। एनीवेज, थैंक यू प्रोबॉट। नो प्रॉब्लम। बाद में सूरज को यहाँ ले आना ताकि उसका फुल बॉडी स्कैन किया जा सके और उसके बाद नए वेपन्स, गैजेट्स और ड्रेस तैयार की जा सके। बिल्कुल प्रोबॉट, मिलते हैं, बाय। थैंक यू प्रोबॉट, सूरज ने कहा। तुम ठीक हो? नर्वस लग रहे हो, अकीरा ने पूछा। जिम कुछ दूरी पर था तो दोनों पैदल ही उस ओर चल दिए। मैं ठीक हूं, सूरज ने झूठ बोल दिया। प्रोबॉट और अकीरा से मिल रही मदद के बाद भी उसे उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। कैसे एक अकेली लड़की पहली मुलाकात के बाद एक अनजान लड़के को घर बुला सकती थी? क्या अकीरा और प्रोबॉट सचमुच उसकी मदद कर पाएंगे
इस दुनिया से निकलने में? इन सवालों से घिरा हुआ सूरज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वैसे आखिर तुम करती क्या हो, मतलब पढ़ाई के बाद तुम्हारा प्रोफेशन? सूरज ने उससे पूछा। मैं लीग फाइटर हूँ। लेवल 5 तक के फाइटर्स के लिए होती है ये लीग। साल में 4 बड़ी लीग होती है, उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ और जीतने पर प्राइज मिलते हैं और रिस्पेक्ट भी। इसके अलावा जंगल रन इवेंट्स होते हैं जहाँ पर जंगल में मिलने वाले जंगली जानवरों का शिकार करना होता है, पर वो भी लेवल 5 से ही शुरू होता है। प्राइज में क्या मिलता है? सूरज को याद आया कि अकीरा ने फेस्टिवल में नाखून को स्कैन कराकर पेमेंट की थी। उसने अभी तक यहाँ के लोगों को नोट या सिक्कों का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, इसलिए वो और जानना चाहता था। स्टेम, न्यू वेपन्स और लेवल में अपग्रेड। पर फाइटिंग लेवल अपग्रेड करने में कम से कम 2 साल लगते हैं। हर कोई कर भी नहीं पाता। बहुत कम लोग लेवल 9 करके लेवल 10 तक पहुंचते हैं। सुना है कि कुछ पुरानी कहानियों में लेवल 11 भी था, पर किसी को मालूम नहीं क्या और कैसे। स्टेम्प मतलब? ये देखो। अकीरा ने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को टच किया और एक स्क्रीन आ गई। इस वक्त मेरे पास 2,23,500 स्टेम्प है। एक प्राइमरी गैजेट लगभग 3,000 स्टेम्प का होता है और अपग्रेड 1,000 स्टेम्प का। तुम्हारा स्नैक्स 10 स्टेम्प का था। सूरज समझ गया स्टेम्प मतलब इस दुनिया की करेंसी। और ये स्टेम्प जमा कहाँ होते हैं? सूरज के इस सवाल पर अकीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बच्चे को समझा रही हो। मेरे फाइटिंग लीग अकाउंट में। इंदौर में कहाँ जमा होता है? घर पर? अकीरा ने जोक मारा। नहीं, बैंक में। सूरज के जवाब से अकीरा कंफ्यूज हो गई। ओके, शायद लीग अकाउंट जैसी कोई चीज होगी। वैसे है कहाँ ये शहर इंदौर? यहाँ से बहुत दूर वेस्ट डायरेक्शन में। सूरज ने झूठ कहा। जिम आ गया था और सूरज को इस बारे में बात नहीं करनी थी। पहुंच गए हम। अक्षय के आने से पहले तुम प्रैक्टिस कर लो और याद रखना, अक्षय मेटल पावर्ड वेपन्स और गैजेट्स यूज करता है। सूरज ने अकीरा और अनजान टिप को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस शुरू की। लगभग 1 घंटे बाद अक्षय अपनी टीम के साथ आ गया, जिसमें 3 लड़कियां थीं और 1 लड़का। आखिर आ ही गया चूजा मरने को। आई विल किल यू। और उसके बाद सॉरी बुलवाऊंगा तुझसे। अकीरा, आज कोई नहीं बचा पाएगा सूरज को। बातें ही करेगा या फाइट भी? सूरज जिम के रिंग में आ गया। जो भी अपने ओपोनेंट को पहले कॉन्टैक्ट स्ट्राइक करेगा वो जीत जाएगा, अकीरा ने कहा। क्यों अकीरा, डर गई क्या? प्रोफेशनल फाइट में तो 3 स्ट्राइक होती है। पर ये प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल है, सूरज ने दांत पीसते हुए कहा। तेरा बॉयफ्रेंड तो नाराज हो गया अकीरा। कोई ना, अभी दिमाग ठिकाने लग जाएगा। रिंग द बेल। अकीरा ने बेल बजा दी। इधर विक्रम अंकल ने दरवाजा खोलते ही रघु से सवाल करने शुरू कर दिए थे। अंकल, अभी कुछ पता नहीं चला है। हाँ, मकान का एक हिस्सा और गिर गया है। रघु, तुम सूरज के किसी और दोस्त को जानते हो या कोई जिम में किसी को? नहीं अंकल, सूरज जिम, घर, शीना और मेरे सिवाय जाता ही कहाँ था। हो न हो सूरज के गायब होने और उस लॉकेट और डायरी में जरूर कोई लिंक है। रघु ने भी इस बारे में सोचा था कि कितनी अजीब बात थी कि जिस दिन सूरज को अपने अतीत, लॉकेट और डायरी के बारे में पता चलता है, उसी दिन वो गायब हो गया। उसे ध्यान आया कि विक्रम अंकल ने उसे 2 लॉकेट बताए थे। अंकल, दूसरा लॉकेट का पता चला जो सूरज के पास था? नहीं रघु, सूरज के साथ वो लॉकेट भी गायब है। रघु कुछ सोचकर बोला। अंकल, क्या मैं वो लॉकेट और डायरी कुछ दिनों के लिए ले सकता हूँ? शायद उनके बारे में पता करने पर कुछ पता चल जाए। रघु ने पुराने मकान में कंप्यूटर रूम और बाकी बातें अंकल से छुपा ली थी। ये ले रघु, ले जा इन मनहूस चीजों को इस घर से। मुझे सूरज को बताना ही नहीं चाहिए था, नहीं ये उसे देने चाहिए थे। सब मेरे कारण हुआ है। अरे 20 साल बीत गए थे तो जिंदगी भी बीत ही जाती। सब मेरा कसूर है। ऐसे मत बोलिए अंकल, खुद को दोष मत दीजिए। आपने तो सूरज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये बताया था। किसे पता था कि ये सब हो जाएगा? आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ पता लगाता हूँ। इधर जिम में पहला हमला अक्षय ने कर दिया। ले संभाल मेरे अटैक को। अक्षय के ग्लव्स में से सैकड़ों छोटी छोटी मेटल पिन सूरज की ओर बढ़ी। सूरज ने खुद को बचाया और अटैक किया। आग की लपट से बचने के लिए अक्षय ने एक मेटल की दीवार खड़ी कर दी और उसकी आड़ में एक अटैक किया जो सरियों की तरह बढ़कर ओपोनेंट को बांध लेता था। सूरज ने आग की दीवार बनाकर अटैक से बचाव किया और आग के शोलों का अटैक किया। कम ऑन सूरज, बीट हिम, अकीरा चिल्ला रही थी। इस तरह से तो तू कभी नहीं जीत पाएगा सूरज, अब मजा चखाता हूं तुझे। अक्षय ने दोबारा अटैक किया ताकि सूरज फाइटिंग रिंग के किनारे पर फंस जाए। सूरज ने अभी तक जो कुछ किया था वो अनजानी टिप को चेक करने के लिए किया था। टिप सही थी। अक्षय अपनी नेचुरल एबिलिटीज से ज्यादा गैजेट्स पर डिपेंडेंट था। उसकी रीच भी इस कारण लिमिटेड थी और साथ ही उसका फुटवर्क बिगड़ा हुआ था। सूरज के पास एक प्लान था। अकीरा, ये तो 2nd लेवल का फाइटर लग रहा है।
सूरज ने ताना मारते हुए कहा। अक्षय ये सुनकर गुस्से में पागल हो गया। अक्षय की टीम अकीरा को ब्लॉक कर रही थी। अकीरा उन सब के सामने कुछ कर नहीं पा रही थी। सूरज, उस पर बैक टू बैक अटैक करो। तू है कौन सूरज? मैं फाइटिंग स्कूल का चैंपियन हूँ। तेरी हैसियत क्या है? अक्षय ने तेजी से एक के बाद एक अटैक किए। सूरज ने बिना जवाबी हमला किए अक्षय के सभी हमलों से बचाव करने के बाद मुस्कुरा दिया। जैसे ही अक्षय फाइटिंग रिंग के किनारे पर आया, सूरज ने उसकी टांगों पर आग की लहर का अटैक कर दिया। अक्षय लड़खड़ाया और तभी सूरज ने उस पर आग के शोलों का अटैक कर दिया। अक्षय उनसे बचने के लिए पीछे हटा पर फाइटिंग रिंग के किनारे पर गिर गया। सूरज का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। इट्स ओवर अक्षय। सूरज ने उस पर अटैक करके उसे झुलसा दिया। ये अकीरा ने बेल बजाकर चिल्लाया। और अब माफी। अक्षय को गर्दन से पकड़कर सूरज ने अकीरा के सामने खड़ा कर दिया। अक्षय की टीम हैरान थी कि कैसे एक रैंडम फाइटर ने अक्षय को हरा दिया था। माफी? अकीरा, तुम्हें तो ड्रिलिंग पसंद है ना? अक्षय ने बेशर्मी से कहा। सूरज बिना सोचे समझे उसे पीटने लगा। सूरज के इस अग्रेसिव साइड, गुस्से से लाल चेहरे, बाजुओं में खौलती रगें और उसकी जीत ने अकीरा की आग को भड़का दिया था। अक्षय की टीम उसे बचाने जल्दी से रिंग की ओर दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही एक आवाज आई। छोड़ दो उसे उसका सबक मिल गया है। अचानक रिंग के आखिरी छोर पर बने दरवाजे पर एक साया नजर आया। यहां प्रोबॉट अपने घर पर बनी सीक्रेट लैब में सूरज पर नजर रख रहा था। सूरज पर नजर रखने के लिए कैमरा भी रखना होगा। सूरज खतरनाक हो सकता है। 20 साल बाद लॉकेट का काम करना और इसका इस दुनिया में आना संयोग है या नहीं, ये मुझे पता करना होगा। लॉकेट डीएक्टिवेटर लगने के बाद तो अब ये लॉकेट यूज नहीं कर पाएगा, पर मुझे वो लॉकेट हर हाल में चाहिए। स्क्रीन पर एक रूम में बंद दिख रहे कुछ लोगों को कैमरे पर बोलता देखकर प्रोबॉट ने माइक और स्पीकर ऑन कर दिया। हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया था और सभी डिवाइस भी तुम्हें दे दिए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रोबॉट। हम तुम्हारे रास्ते में फिर कभी नहीं आएंगे, हम वादा करते हैं। सब बता दिया था? सब डिवाइसेस दे दिए थे? झूठ! चिल्लाते हुए प्रोबॉट के चेहरे पर दोबारा पागलपन नजर आने लगा था। उन दोनों को आगे लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। एक अधेड़ इंसान की आवाज आई। सोच लो, एक और लड़का आया है। जानते हो कहां से? पृथ्वी से। और जानते हो कैसे? वो अधेड़ इंसान और उसके पास बैठी महिला अब पूरे ध्यान से प्रोबॉट की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर डर और रोमांच दोनों थे। तुमने एक और लॉकेट बनाया था जिसका पता मुझे नहीं था। झूठ बोला तुमने मुझसे। इसकी सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं। जानते हो किसे? हमने तुम्हें सब बता दिया था। जानते हो उस लड़के का नाम क्या है? अधेड़ आदमी और औरत के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। सूरज। सूरज को मिलेगी तुम दोनों के झूठ की सजा। कौन है प्रोबॉट की कैद में वो दो इंसान? किसने रोक दिया था सूरज को जिम में अक्षय को मारते हुए? रघु अब कैसे पता लगाएगा सूरज के बारे में? क्या अकीरा और सूरज और करीब आ पाएंगे? भविष्यवाणी, कौन हो तुम? सूरज ने जिम के दरवाजे पर खड़े साये से पूछा। मोनिका, साकुरा फाइटिंग स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और टाइगर जिम की ओनर। एक पतली दुबली 28 साल की लड़की, रंग गेहुआ, 5 फीट 11 इंच हाइट, काले लंबे कसकर जोड़े में बंधे हुए बाल, काले रंग का टाइट ब्लेजर के साथ पहना हुआ शाइनी ब्रालेट, मिनी स्कर्ट और पैंटी होज में खड़ी थी। अक्षय, अपनी टीम को लेकर जाओ यहां से। मुझे इन दोनों से बात करनी है। और आगे से ध्यान रहे, ये ट्रेनिंग जिम है, पर्सनल मामले सॉल्व करने की जगह नहीं। गेट आउट। मोनिका ने रिंग के पास आते हुए कहा। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। अक्षय ने जाते हुए सूरज पर एक निगाह डाली, जिसका मतलब था कि अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ था। सॉरी मैम। मोनिका के बोलने से पहले ही अकीरा ने जल्दी से कहा। अकीरा, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड्स को मेरे जिम से दूर रखना चाहिए। लास्ट टाइम तुमने मेरे जिम को होटल बेड की तरह यूज किया था, और अब ये जिम तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के साथ फन और फाइटिंग के लिए नहीं है। पिछली बार भी मैंने तुमसे कहा था, अगली बार तुम्हारा फाइटिंग स्टेटस छीना जा सकता है। मोनिका ने अथॉरिटी से कहा। सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। अकीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं अकीरा का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, सूरज ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अकीरा के बॉयफ्रेंड हो या नहीं। मैंने तुम्हें अक्षय से फाइट करते देखा, इसलिए रोका। अक्षय ने शुरू की थी और मैंने खत्म। सूरज ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए लापरवाही में कहा। मुझसे ऊपर आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। मोनिका ने सपाट लहजे में कहा। क्या हम जा सकते हैं? जल्दी से अकीरा ने पूछा। तुम जा सकती हो,
मुझे इससे सूरज नाम है मेरा। सूरज, किस फाइटिंग स्कूल से हो तुम? मैं किसी भी फाइटिंग स्कूल से नहीं हूँ। मैंने अपने मास्टर से सीखा है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं लड़ना नहीं चाहता था पर अक्षय ने मजबूर कर दिया था। वैसे भी ये मेरी पहली फाइट थी। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सूरज ने तुरंत ही एक झूठी कहानी बना दी। बिना स्कूल ट्रेनिंग के लेवल 7 के फाइटर को हरा देना, इम्प्रेसिव, वो भी पहली फाइट में। ये प्रोबॉट ने दी है ना? सूरज की रिंग को देखकर मोनिका ने कहा, हाँ, प्रोबॉट ने काफ़ी मदद की है। अगर तुम्हें ट्रेनिंग दी जाए तो तुम काफ़ी अच्छे फाइटर बन सकते हो और ये मेरे स्कूल के लिए भी अच्छा होगा। क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो? मोनिका ने सूरज से पूछा। अकीरा हैरानी से ये सब देख रही थी। मोनिका बहुत प्रोफेशनल थी। उसके स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देने होते थे, तो आज मोनिका पहली बार मिल रहे सूरज को अपने स्कूल में ट्रेनिंग के लिए इनवाइट क्यों कर रही थी? सूरज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल उस अनजान आदमी का था जिसने उसे टिप दी थी। ठीक है, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं, सूरज ने कहा। उसने सोचा कि यहां पर पैर जमाने के लिए यह सही रहेगा और साथ ही इस दुनिया के बारे में जानने को भी मिलेगा। साथ ही शायद स्कूल में उस अनजान आदमी का कोई सुराग पता चल जाए जो अक्षय की और उसकी कमजोरी जानता था। उसने अब तक अकीरा को टिप के बारे में नहीं बताया था। अकीरा, इसे कल स्कूल ले आओ, और हाँ, नए कपड़ों के साथ। ये अपने पुराने बॉयफ्रेंड के उतारे हुए कपड़ों में नहीं। ये कहकर मोनिका कैटवॉक करती हुई चली गई। बॉयफ्रेंड के कपड़े? और मोनिका तुम्हें उसके साथ यहां क्या करते देख रही थी? घर चलकर बताती हूं, अकीरा ने कहा। दोनों जिम के बाहर आ गए। सूरज, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं आती हूं। सूरज को कहकर अकीरा जिम के बाहर खड़े एक लड़के की तरफ चली गई। जिम में बॉयफ्रेंड, प्रोबॉट की लैब में मैं, और अब स्कूल में एक और लड़का। अकीरा की तरफ देखते हुए सूरज को शीना याद आ गई। अकीरा उस लड़के को गली के छोर पर ले गई और धीमी आवाज में बातें करने लगी। सूरज का शक अकीरा पर पड़ गया। तुम समझ गए ना, सिर्फ स्कूल में। ये बात मेरे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, और तुम्हारा खंजर काफी अच्छा है। थैंक यू, पर स्टेम? लड़के ने अकीरा को आंख मारते हुए कहा, और अकीरा ने अपने दाएं अंगूठे से उसे पेमेंट की। हाय सूरज, अभी तक यहीं हो? हाँ, बस जा ही रहा हूं। यंग गर्ल्स, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मोनिका ने गली के छोर पर खड़ी अकीरा को देखते हुए कहा। थैंक यू, पर मुझे एक जरूरी फोन करना है, कुछ अर्जेंट है, कहते हुए सूरज ने अकीरा को लड़के के गले लगते देखा और चला गया। उसके दिमाग में शीना और अनजान टिप घूम रही थी। फोन? मोनिका ने सूरज को जिज्ञासा से देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। और इस दुनिया में रात भर डायरी और लॉकेट को चेक करने के बाद भी रघु को कुछ पता नहीं चला, तो वो पुराने मकान में वापस आ गया था। इन्वर्टर ऑन करके उसने यहाँ की पूरी छानबीन करने का डिसीजन लिया था। उसने सोचा था कि कहीं उसे रात भर वहीं रुकना पड़े, तो वो रहने के सामान के साथ ही अपने खाने और चाय का इंतजाम भी करके आया था। इन्वर्टर तो ले आया, पर इसे स्टार्ट कैसे करूं? 1 घंटे की कोशिश के बाद भी जब कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कुर्सी पर बैठते हुए रघु ने कहा। उसने फ्लास्क में से एक कप में चाय निकाली और पीने लगा। 2 दिन से ठीक तरह से न सोने और सूरज की चिंता में होने के कारण उसकी हालत थोड़ी पस्त दिख रही थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे भी। अरे यार भूतनी के, लाइब्रेरी की ओर देखते हुए उसने उबासी लेते हुए कहा। चल छोटे, शुरू हो जा, पढ़ेगा तू तभी पास होगा तेरा दोस्त। तभी उसके पेट से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। रघु ने सामने रखे कलेक्ट्रेट के पास से जेएमबी के लाए हुए पोहे सेब के फूड पार्सल को खोला। रघु को सूरज की याद आ गई और उसने पार्सल टेबल पर दोबारा रख दिया। कितने पसंद है सूरज को ये पोहे। जब भी मन होता था मुझे पकड़कर साथ ले जाता था। चलो ए रघु, कलेक्ट्रेट का चक्कर मार के आते हैं, और हमेशा पोहे खिलाने ले जाता था। और अब रघु बिना खाए लाइब्रेरी में चला गया। नई दुनिया में अकीरा सूरज को ढूंढ रही थी। उसने प्रोबॉट को बता दिया था कि सूरज जीत गया था, और उसने सूरज को मोनिका से बात करके वहां से जाते हुए भी देख लिया था। मोनिका ने अकीरा को बताया था कि सूरज बिना बताए वहां से चला गया था। मोनिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या जरूरत थी उसे मेरी पर्सनल लाइफ सूरज के सामने बताने की? ये सूरज कहां चला गया? तभी उसे कुछ दूरी पर सूरज फूड शॉप पर कुछ खाता दिखा। सूरज अभी भी अकीरा, शीना और अनजान टिप के बारे में ही सोच रहा था। मोनिका ने ही तो नहीं दी थी वो टिप मुझे, पर मोनिका का मुझसे क्या लेना देना? पर अक्षय की एबिलिटीज को उसके टीचर से बेहतर कौन जान सकता है? अगर भूख लगी थी तो मुझसे बोल कर आ जाते, पेमेंट तो मुझे ही करनी है।
अकीरा ने उसके पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सूरज ने प्लेट छोड़ दी और आगे बढ़ गया। अकीरा शॉप में पेमेंट करके उसके पीछे आई। तुम जब से आए हो मेरे घर पर हो और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं तुमसे मदद मांगने नहीं आया था, तुमने अपनी मर्जी से मुझे घर पर बुलाया था। पता नहीं क्या चाहती हो मुझसे। भाड़ में जाओ, गुस्से में अकीरा ने कहा। जब दिमाग ठिकाने आ जाए तो घर पर आ जाना। अकीरा सूरज को पाशो शहर में अपने सवालों में फंसा हुआ अकेला छोड़कर वहां से चली गई। इधर इस दुनिया में रघु पिछले कई घंटों से लाइब्रेरी में सुराग पता करने की कोशिश कर रहा था। मेरा सिर फटा जा रहा है पढ़ पढ़ कर, पर अब तक ना किसी और का नाम पता चला है और ना किसी शरद का। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर जगह से लोगों के नाम मिटा दिए हैं। ये कहकर रघु ने नई फाइल उठा ली। ओ भूतनी के, मिल गया। उसने अभी जो फाइल उठाई थी उसमें एक इंस्टीट्यूशन लैब और एक प्रोफेसर का नाम दिया हुआ था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल में एड्रेस और नाम सेव कर लिया। कल तो सैटरडे है, कहीं लेट हो गया तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। विक्रम अंकल को मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि कुछ पता चला है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे संडे को मिलता हूँ। रघु ने अभी मिली इन्फॉर्मेशन विक्रम अंकल को भेजकर अपने बैग में फूड पार्सल, फ्लास्क, टॉर्च, लॉकेट और डायरी रखे। 2 दिन की थकान और अधूरी नींद को भूलकर रघु सूरज के बारे में सोचता हुआ कार स्टार्ट करके लैब की ओर चल दिया। रघु लगभग 10 बजे इंस्टीट्यूट लैब पहुंचा। जिस प्रोफेसर का नाम और इंस्टीट्यूट लैब का एड्रेस मिला था उसमें प्रोफेसर की फोटो नहीं थी, इसलिए उसे वहां के लोगों से पूछकर प्रोफेसर का पता लगाना था। इंस्टीट्यूट लैब के मेन गेट पर जाकर उसने चौकीदार से पूछा, प्रोफेसर पुनीत शर्मा मिलेंगे? इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है सर, बहुत सारे शर्मा और वर्मा हैं, किसको किसको याद रखेंगे, हम तो वैसे भी नए आए हैं यहाँ। चौकीदार ने कहा, ओफ, सोचा था चौकीदार सब खोज खबर रखते हैं तो काम आसान हो जाएगा, पर अब मुझे खुद जाकर पूछना पड़ेगा। रघु ने मन ही मन सोचा, ठीक है, गेट तो खोलो भाई, मैं ही जाकर प्रोफेसर शर्मा से मिल लेता हूँ। अरे सर, ऐसे कैसे गेट खोल दें? सरकारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है। आपके पास कोई आईडी कार्ड है या फिर आप किसी सरकारी ऑफिस से हैं? अरे भूतनी के, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? रघु ने सोचा। अरे गार्ड साहब, आपने अपना नाम क्या बताया? सर अभी तक बताया कहाँ है, और नाम जानकर क्या करेंगे आप हमारा? नाम जानने से आपको एंट्री थोड़ी ही मिल जाएगी। अरे गार्ड साहब, मैं प्रोफेसर शर्मा का भतीजा हूँ, उनका सामान उन्हें देने आया हूँ, उन्होंने ही बुलाया है मुझे, ये देखो। सूरज ने अपना बैग दिखाकर कहा, पर हमें तो मैनेजमेंट से किसी भी विजिटर के आने की खबर नहीं मिली है, और आप प्रोफेसर शर्मा के भतीजे हैं या भांजे, उससे हमको क्या लेना देना, हमें तो दिन भर यहीं गेट पर बैठना होता है। रघु ने इशारा समझकर 500 रुपए गार्ड को दिए। अब तो प्रोफेसर शर्मा के दर्शन करवा दो। अब आप प्रोफेसर शर्मा से मिलिए, वर्मा से मिलिए या किसी से भी मिलिए, बस कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। गार्ड ने रघु की कार की एंट्री रजिस्टर में करते हुए कहा और गेट खोल दिया। एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वो जो फिजिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। रघु ने सामने से आते हुए प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर ने रघु को ध्यान से देखा और कहा, क्या काम है आपको प्रोफेसर शर्मा से? मिलना है, कुछ जरूरी काम था। कैसा काम? काम तो पर्सनल है, आप बताएंगे प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे, थोड़ा अर्जेंट है। प्रोफेसर शर्मा आज नहीं आए हैं, वो छुट्टी पर हैं, आप सोमवार को आकर उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर वह प्रोफेसर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। भूतनी का, ये प्रोफेसर कहाँ चला गया? लगता है अब सोमवार को दोबारा आना ही पड़ेगा। रघु अपनी कार स्टार्ट करके वापस मेन गेट की तरफ चल दिया। इधर प्रोबॉट अपनी लैब में स्क्रीन पर चमकते नीले बिंदु को देख रहा था, जो कि अकीरा के घर में रह रहा सूरज था। जैसा अकीरा ने बताया कि सूरज अपनी पहली फाइट में ही बड़ी सफाई से जीत गया, उससे लगता है कि सूरज असली में खतरा है। सिर्फ जीपीएस लोकेशन से काम नहीं चलेगा। कल अकीरा और सूरज मेरे पास आएंगे सूरज के बॉडी स्कैन के लिए। कल उसे नया डिवाइस दे दूंगा जिसमें सैटेलाइट कैमरा सेंसर होगा, जिससे उसकी रियल टाइम फुटेज मुझ तक आ जाएगी। मुझे कैसे भी करके सूरज का वो लॉकेट पाना ही होगा, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, और प्रोबॉट कभी फेल नहीं होता। प्रोबॉट की ये डरावनी हंसी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। प्रोबॉट ने अपनी इन्वेंट्री के पीछे बने रूम में से अपने कैदियों को शिफ्ट करके लैब के नीचे बने बेसमेंट में कैद कर दिया था। ये कैदी एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। रवि, क्या तुम्हारे पास और भी डिवाइसेस हैं?
रवि के ठीक सामने बैठे प्रोफेसर स्टीन ने पूछा। 2 और हैं पर मेरे पास नहीं है। रवि और कुछ मत बोलो। रवि के ठीक बगल में बैठी औरत ने कहा। मुझे लगता है हमें इन्हें सच बता देना चाहिए माया। हम सब इतने सालों से एक दूसरे के साथ बंद हैं, इतना भरोसा तो किया जा सकता है। रवि ने उस औरत की ओर देखकर कहा। पृथ्वी पर 2 और लॉकेट थे, हमने प्रोबॉट से छुपा कर रखे थे, पर पता नहीं कैसे वो सूरज के हाथ लग गए। और ये सूरज कौन है? कहीं ये प्रोबॉट से मिला हुआ तो नहीं है? सामने बैठी औरत ने पूछा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि ने माया की ओर देखा और माया की नजरों को समझ गया। मेरा मतलब है कि अगर सूरज प्रोबॉट से मिला हुआ होता तो प्रोबॉट हमें उसके बारे में इस तरह क्यों बताता? शायद इसके हाथ गलती से लॉकेट लग गए होंगे और ये यहां आ गया होगा। अगर ऐसा है तो ये वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। काश ऐसा ही हो। सामने बैठी हुई प्रोफेसर मिया ने कहा। माया और रवि ने यह सुनकर मन ही मन कहा कि भविष्यवाणी सूरज के बारे में ना हो। शहर से दूर रेगिस्तान में बैठी हुई एक अनजान आकृति रोबोट की लैब को एक कैमरे जैसे डिवाइस से देख रही थी। उस आकृति ने एक बटन दबाया और कैमरे जैसा डिवाइस हवा में गायब हो गया और आकृति के होंठ हिले। तेरा आखिरी समय आ गया है प्रोबॉट, भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। क्या थी वो भविष्यवाणी? कौन थी वो अनजान आकृति जो प्रोबॉट पर नजर रख रही थी और क्यों? क्या सूरज को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? कौन था ये प्रोफेसर जिसके पास रघु जा रहा था?